नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पाठ का नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। पाठ का नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। अब जान लेते हैं आवर्तबीजी पादप। आवर्तबीजी पादप की परिभाषा। आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं? आवर्त का मतलब होता है घिरे हुए और बीजी से हो गया बीज। ऐसे पादप जिनके बीज घिरे हुए होते हैं। तो आवर्तबीजी पादप की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे पादप जिनके बीज फलावरण द्वारा घिरे होते हैं उन्हें आवर्तबीजी पादप कहते हैं। अब जनन की परिभाषा जान लेते हैं। जनन किसे कहते हैं? जनन जो सजीव होते हैं, जीव होते हैं, वो अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन की परिभाषा हो गई, जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। अब जान लेते हैं आवर्तबीजी पादपों के बारे में। आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि वो उनमें अस्पष्ट पीढ़िकांतरण पाया जाता है। अस्पष्ट पीढ़िकांतरण, अस्पष्ट पीढ़िकांतरण मतलब इनमें पीढ़िकांतरण तो पाया जाता है लेकिन वो अस्पष्ट प्रकार का होता है। अब जानते हैं अस्पष्ट पहले पीढ़िकांतरण किसे कहते हैं। जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें द्विगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था एक के अंतर के क्रम में होती है। एक के अंतर, इसे एकांतर क्रम कहते हैं। तो ये तो हो गया कि आवर्तबीजी पादप एकांतर क्रम में होते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब ये जान लेते हैं इनमें अस्पष्टता क्या है। अस्पष्ट क्यों कहते हैं? अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, ये जो 2n द्विगुणित अवस्था है ये दीर्घकालिक होती है। दीर्घकालिक होती है और यही जो प्रमुख पीढ़ी होती है, क्योंकि यही जो द्विगुणित अवस्था है वो आवर्तबीजी पादपों में द्विगुणित अवस्था विकसित होती है। अगुणित अवस्था जो n होती है वो विकसित नहीं होती है क्योंकि ये अत्यंत हाश्रित होती है। ये अगुणित अवस्था है, ये अत्यंत हाश्रित और अल्पकालिक होती है। ये अल्पकालिक और आश्रित होती है। इसकी वृद्धि नहीं होती है, इस अवस्था की स्वतंत्र वृद्धि नहीं होती है। और ये जो द्विगुणित अवस्था है ये दीर्घकालिक होती है और यही प्रमुख पीढ़ी होती है। और यही जो है वो द्विगुणित अवस्था विकसित होती है। अब जानते हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि अस्पष्ट पीढ़िकांतरण कैसे पाया जाता है। अब जानते हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन को। आवर्तबीजी पादप में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। सेकंड है लैंगिक जनन। इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन। अब ये जो कायिक जनन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक कायिक जनन मतलब जो कायिक जनन होता है वो प्रकृति द्वारा हो। और एक कृत्रिम वो होता है जो कायिक जनन जो मानव द्वारा होता हो, कृत्रिम कायिक जनन। तो इस वीडियो में हम अनिषेक बीजता, जो अलैंगिक जनन का फर्स्ट पार्ट है अनिषेक बीजता, और सेकंड है कायिक जनन, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो अगली वीडियो में। अब जान लेते हैं
अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन, वह जनन, अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? अलैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें पीढ़ी हो, लैंगिक जनन की क्रियाएं नहीं होती हैं, लैंगिक क्रियाएं नहीं होती हैं। लैंगिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन। ये लैंगिक क्रियाएं होती हैं, इस जनन में नहीं होती हैं। तो ये तो हो गया अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन की घटनाएं जैसे अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन नहीं होती हैं, उसे अलैंगिक जनन, असंग जनन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एपोमिक्सिस। तो ये इसकी परिभाषा होगी। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां कैसी होती हैं? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों के बारे में जानते हैं। जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां होती हैं वो जनक के क्लोन होती हैं। अब बात आती है क्लोन क्या होता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां जनक के क्लोन होती हैं। संततियां, अब क्लोन के बारे में जानते हैं। क्लोन जो होता है वो होता है कि जो संतति होती है वो जनक के समान वो होती है। जनक के, सॉरी थोड़ी नीचे आ रही है, जनक के जो आनुवांशिक और शारीरिक रूप से समान होती है, इसे क्लोन कहते हैं। तो क्लोन की परिभाषा क्या हो गई? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां आनुवांशिक और शारीरिक रूप से जनक के क्लोन होती हैं। तो ये हो गया अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी दो प्रकार से होता है। पहला है अनिषेक बीजता। तो पहला कर लेते हैं हम अनिषेक बीजता। अब इसे देखिए, ए मतलब होता है बिना। ए को हम बिना भी कह सकते हैं, निषेचन, और बीजता बीज बनना। तो ऐसा जनन की ऐसी विधि जिसमें बिना निषेचन के बीज बनता हो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। इसमें प्रवर्धन होता है, वो बीज द्वारा होता है, और इसमें लैंगिक क्रियाएं नहीं होती हैं। बीजों के विकास में लैंगिक क्रियाएं, अभी हमने जाना था लैंगिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन। लैंगिक क्रियाएं नहीं होती हैं। अब सेकंड पार्ट है इसका कायिक जनन। काय का मतलब होता है शरीर। तो ऐसा जनन जो जिसमें शरीर के किसी भाग से जनन होता हो, मतलब शरीर का कोई भाग जनक के समान नए जीव का निर्माण करता हो, उसे कायिक जनन कहते हैं। इसमें प्रवर्धन कैसे होता है? बीज को छोड़कर शरीर के अन्य कायिक भाग से और अब इसकी कायिक जनन की परिभाषा क्या हो गई? इस कायिक जनन में पादपों का निर्माण बीज के अलावा पादप के अन्य किसी कायिक भाग से होता है, इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन किस किस से हो सकता है? बीज को छोड़कर जड़, तना और पत्तियां। ये जो जिनसे कायिक जनन होता है, पादप के जिस भाग से को कायिक जनन के लिए उपयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रवर्ध किसे कहते हैं। कायिक जनन हेतु उपयोग लिए जाने वाले अंग प्रवर्ध कहलाते हैं। अब कायिक जनन को भी दो भागों में बांटा गया था। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन, पहला
प्राकृतिक कायिक जनन। इस वीडियो में हम सिर्फ प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कृत्रिम कायिक जनन के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक कायिक जनन भी 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से होता है, तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा और जननांगों द्वारा। अब नंबर 1 पर है तने द्वारा। तने द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में तना है वो नए पादपों का निर्माण करता है, नए पौधों का निर्माण करता है अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थिति में तना प्रवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। इस प्रकार तने द्वारा कायिक जनन होता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे प्रकंद, इसमें भी कई होते हैं प्रकंद, जैसे प्रकंद, कंद, सल्क कंद, घनकंद, ऊपरी भूस्तारिकी, ऊपरी भूस्तारी और अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और लास्ट है भूस्तारी। अब प्रकंद के उदाहरण हैं अदरक और हल्दी। कंद के उदाहरण हैं आलू। इसी प्रकार अन्य के उदाहरण हैं। तो ये इनके उदाहरण हैं। प्रकंद का उदाहरण अदरक, हल्दी, कंद का आलू, सल्क कंद का लहसुन, प्याज, घनकंद का अरबी, ऊपरी भूस्तारिकी का दूब घास, अंतः भूस्तारिकी का पुदीना और भूस्तारिकी का स्ट्रॉबेरी। अब जान लेते हैं इनमें कैसे कैसे होता है। अदरक होती है वो भूमि के नीचे अगर इस अदरक को लगा दी जाए, अदरक एक प्रकार का तना ही है, तो इससे कुछ समय बाद नए पौधे स्फुटित होने लग जाते हैं और इसी प्रकार अन्य भाग से भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार अदरक जो एक तने का रूपांतरण है उससे कायिक जनन होता है। आलू में किस प्रकार होता है? आलू में आइज पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में स्फुटित हो जाती हैं और नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। घनकंद और सल्क कंद का उदाहरण है लहसुन और प्याज। इनमें कैसे होता है? जैसे कोई लहसुन लगा दिया हमने भूमि के अंदर, ये सभी तने के प्रकार हैं, तो ये कुछ समय बाद जो है वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं और इस प्रकार इनमें कायिक जनन होता है। अरबी में भी जो है वो प्रकंद की तरह ही होता है, मतलब अरबी लगा दी जाती हैं तो उनमें उनके नीचे भूमि के अंदर संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऊपरी भूस्तारिकी में दूब का उदाहरण है। इसमें किस प्रकार का प्रवर्धन होता है जानते हैं। जैसे कोई दूब घास है, ये अपनी इनकी पत्तियां ऐसे भूमि पर रेंगते हुए चलती हैं और इनसे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और ये अपनी स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर लेती हैं यहाँ से टूटकर। इस प्रकार ऊपरी भूस्तारिकी हो गया, मतलब भूमि से ऊपर, तो ऊपरी भूस्तारिकी। अंतः भूस्तारिकी में क्या होता है? जैसे ये भूमि है, इसमें पुदीना का लगा हुआ है, तो इसमें जो नीचे शाखाएं होती हैं वो ऐसे निकली होती हैं। इनमें इनकी जो शाखाएं अलग अलग निकली होती हैं वो भूमि के अंदर से ही निकली होती हैं और इनमें अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और ये स्वतंत्र अलग पौधे का निर्माण कर लेती हैं। स्ट्रॉबेरी में कैसे होता है? स्ट्रॉबेरी में भूस्तारिकी है। जैसे स्ट्रॉबेरी का पेड़ है, ये स्ट्रॉबेरी की अनेक शाखाएं हैं।
यहाँ इनसे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और जो भूमि में जाती हैं और अपने स्वतंत्र पौधे का निर्माण करती हैं। इस प्रकार स्ट्रॉबेरी में कायिक जनन होता है। ये जो सभी हैं वो तने के तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। प्राकृतिक कायिक जनन का जो सेकंड है वो है जड़ों द्वारा। इसमें भी इसी प्रकार होता है, जैसे तने द्वारा होता है वैसे जड़ों द्वारा होता है। इसमें जड़ें जो होती हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करती हैं। अनुकूल परिस्थिति इसमें अनुकूल परिस्थितियों में प्रस्फुटित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसके उदाहरण हैं शीशम, नीम, चमेली और आदि। इनमें कुछ कंदीय मूल्य होती हैं, कंदीय मूल्य जो अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये जो है कंदीय मूल्य, ये तने द्वारा जैसे कायिक प्रवर्धन होता है उसमें प्रकंद होता है, उसी तरह से होती हैं। इनमें अनुकूल परिस्थितियों में कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो नए पौधे का निर्माण करती हैं। कंदीय मूलों के उदाहरण हैं, कंदीय मूलों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं शकरकंद, डहेलिया और एस्पेरेगस। नेक्स्ट है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का पत्तियों द्वारा कैसे होता है? पत्तियों द्वारा दो प्रकार से होता है। एक तो पर्णफलक की जो किनारे होते हैं उनसे, किनारों से, और एक पर्णवृंत से। अब ये पर्णवृंत क्या होता है? पर्णफलक को तने द्वारा जोड़ता है। यह एक डंठलनुमा संरचना होती है। पर्णफलक के किनारों द्वारा किसमें होता है? ब्रायोफिलम में। तो ये फर्स्ट हो गया किनारों द्वारा किसमें होता है? ब्रायोफिलम में। इसमें किस प्रकार होता है? जैसे ये पर्ण है, तो इसके जो किनारे होते हैं, ये जब ये पर्ण भूमि पर गिर जाते हैं तो इसके किनारे प्रफुष्टित होती हैं और इनसे अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है, जिससे ये अलग अलग अपने स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर लेती हैं। इनसे कलिकाएं निकल जाती हैं। इस प्रकार जो है ब्रायोफिलम में पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। अब जो सेकंड है वो है पर्णवृंत द्वारा किसमें होता है? बिगोनिया में होता है। बिगोनिया में पर्णवृंत के द्वारा होता है। इसमें किस प्रकार होता है? जैसे कोई पत्ती है, वो अगर भूमि पर गिर जाए, बिगोनिया की पत्ती अगर भूमि पर गिर जाए तो इस पर्णवृंत से कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार पत्तियों के दो प्रकार के द्वारा, किनारों द्वारा और पर्णवृंत के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है जननांगों द्वारा। इसमें जननांगों द्वारा किसमें होता है? रामबांस, जिसे अगैव कहते हैं, और सेकंड है रतालू, जिसे डायोस्पोरिया कहते हैं। इनमें किस प्रकार होता है? इनमें जो पुष्प कलिकाएं होती हैं उनके स्थान पर, जैसे ये कोई पुष्प कलिका है, उनके स्थान पर ये तना है, उनके स्थान पर ये पुष्प कलिकाएं नहीं आती हैं और उनके स्थान पर बुलबिल्स आती हैं। बुलबिल्स, जिन्हें पत्र प्रकलिका भी कहते हैं। इस प्रकार रामबांस और रतालू में जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। ये बुलबिल्स जो होती हैं
यहाँ पर पुष्प कलिका की जगह बुलबिल्स होती हैं, वो जब जमीन पर गिर जाती है, भूमि पर गिर जाती हैं, तो नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं, नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।